अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हम लोग आज बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर, पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके हालात को लेकर। तो आज ये हम बात ये करने जा रहे हैं कि आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से टीटीपी के अटैक चल रहे हैं, उसके बाद कंट्रोल होने में नहीं आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपने देखा कि बलूचिस्तान में भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं है। ईरान के साथ जो जिस कंट्री के साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं उसमें ईरान भी शामिल है। ईरान के साथ कुछ दिन पहले तक तो ईरान के साथ भी हमारी टेंशन ही बनी हुई थी और ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया था ये कहकर कि यहाँ पर टेरर कैंप है, और जवाब में पाकिस्तान ने ईरान पर अटैक किया यही एलिगेशन लेकर कि वहां पर टेरर कैंप है। अब कहाँ पर टेरर कैंप है, कौन किसको जो है गलत ठहरा रहा है, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या कुछ चलता रहा। लेकिन उसके अलावा भारत के साथ भी हमारी टेंशन जो है वो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक बनी हुई है। क्या वजह है कि हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमसे कोई खास खुश नहीं है, या हमारा उनके साथ कुछ ना कुछ मसला बना रहता है और कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता है। यकीनन इसके ऊपर कई लोग जो हैं वो बात भी करते हैं और कहते भी हैं कि ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, और लेकिन खत्म होने में आ ही नहीं रहा। क्या बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पर जो टेरर कैंप है उनको खत्म कर दिया जाए, जिनको कि ना सिर्फ ये कि बाकी कंट्रीज तो बात करती ही हैं, लेकिन साथ साथ जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी इस बारे में कहा था कि जी हाँ जी, हमने मिलिटेंट्स बनाए या हमने जिहादी तैयार किए, कश्मीर के लिए हमने जिहादी तैयार किए, फलस्तीन के लिए। ये बातें हमारे यहाँ होती रही हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ऐसे कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ या मैं आपसे कोई ऐसी बात कह रही हूँ जो आप लोगों ने पहले कभी सुनी ही ना हो। यकीनन पाकिस्तान के ऊपर ये एलिगेशन लगती रही हैं और पाकिस्तान के अपने ही लोग, अपने ही, चाहे वो प्रेसिडेंट रह चुके हो, चाहे आर्मी चीफ रह चुके हो, चाहे किसी भी बड़ी पोस्ट पर रहे हो, उन लोगों ने इस बात को ना सिर्फ ये कि एक्नॉलेज किया है बल्कि कहा है कि हाँ ऐसा हुआ है। और अब अगर हम ख्वाजा आसिफ साहब को देखें जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका भी यही कहना है कि हाँ जी हमसे गलती हो गई और हमने जी मिलिटेंट्स बनाए और हमने सपोर्ट किया, ये वो इस किस्म की बातें जो है वो हमारे इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी करते दिखाई देते हैं। लेकिन पाकिस्तान इन तमाम चीजों को कंट्रोल कर क्यों नहीं पा रहा, या कंट्रोल करना ही नहीं चाह रहे। एक तरफ ये बात भी की जाती है कि ऑपरेशंस पे ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं लेकिन कंट्रोल कोई चीज नहीं हो पाती। उसकी बहुत सी रीजन में से एक रीजन ये भी लोग कहते हैं और बात की जाती है कि जी एक रीजन ये भी है कि चाहते हैं कि ये हंगामा लगा रहे, कभी इधर से अटैक चल रहा है कभी उधर से अटैक चल रहा है, उससे जो मेन इश्यूज है पब्लिक के, सबसे बड़ा पॉपुलेशन का, जो खौफनाक तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंट्रोल होने में नहीं आ रही, ना ही उसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है। तो ये जो खौफनाक तरीके की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है, इसको सोचने का, बात करने का या कुछ कहने का वक्त नहीं मिलेगा। ये पॉपुलेशन इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे सकेगी या बात नहीं कर सकेगी अपनी हुकूमत से, अपने उन लोगों से जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं कि जी आपके बेटे, आपके बेटियां, आपकी फैमिली के लोग अगर इंग्लैंड में, कनाडा में, दुबई में पढ़ लिख रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो मेरा बच्चा जो यहाँ पर है उसके पाँव में जूता क्यों नहीं है। ये जो हुक्मरान होते हैं, ये जो गवर्नमेंट्स को लाते ले जाते हैं या ये जो गवर्नमेंट्स बनी होती हैं, इनके लोग यही चाहते हैं कि जो पब्लिक है वो एक तरह से कमजोर रहे, एजुकेशन वाइज भी कमजोर रहे, पेट में पेट भरकर अनाज भी ना हो, ताकि दिमाग काम ना करे। उनका दिमाग काम करने लगेगा अगर इनको लगता है कि अगर पब्लिक को खाना मिल गया, दो वक्त की रोटी मिल गई और पब्लिक ने पढ़ाई लिखाई कर ली, कुछ एजुकेशन का मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि उनके पास डिग्रीज हो, डिग्रीज लेके तो पाकिस्तान में बहुत से लोग घूम रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करें तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये किस किस्म की जहालत वाली बातें कर रहे हैं। हालांकि कहने के लिए वो अपने आप को बताएंगे कि जी हम तो बड़े पढ़े लिखे, हमें पता ये डिग्री, हमने तो ये किया है वो किया है, लेकिन असल में लोगों की जो जहन है उनको जाहिल रखा गया है पाकिस्तान में। मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में लोगों को जहन जो है वो जहालत की तरफ जो है ले जाएगी। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक टीवी एक्ट्रेस जो है उनकी डेड बॉडी मिली कराची में, और कई मंथ्स के बाद कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 8 से 10 महीने हो गए थे और इतने टाइम से वो डेड बॉडी जो है
वो एक अपार्टमेंट के अंदर थी, और कोई 8 से 10 मंथ्स के बाद जो है वो जाकर जब दरवाजा खोला गया तो वो डेड बॉडी मिली। अब यहाँ पर वो मुल्ला माफिया, जिनको ये तो पता होता है कि कोई मर जाने वाला या कोई जिंदा भी अगर कोई है तो वो जन्नत में जाने वाला है कि दोजख में, ये बात तो उन्हें पता लग जाती है, लेकिन किसी की डेड बॉडी 10 महीने से किसी अपार्टमेंट में थी, इस बात का इन मौलवियों को पता नहीं लगता। पाकिस्तान को एक तरीके से जाहिल रखा गया, पाकिस्तान को एक तरीके से भूखा रखा गया, ताकि लोगों को सवाल ना करना आए, ताकि लोग सवाल ना पूछे कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इनके बच्चे, जिनके जो बड़े बड़े लोग जो हैं हमारे यहाँ, जिन जो असेंबली में बैठे हैं, सैनेट में बैठे हैं, और जो इनको लाने ले जाने वाले भाई लोग हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, एक से एक गाड़ियां चला रहे हैं, एक से एक ड्रेसिंग है उनकी, जूते कपड़े खाने मेडिकल किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आम आदमी जो है उसके बच्चे के पाँव में चप्पल नहीं है, आम आदमी जो है उसका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। तकरीबन 3 करोड़ के करीब पाकिस्तान में बच्चे स्कूल से बाहर है, ऐसा बार बार बताया जाता है, ये तादाद बढ़ती जा रही है। जिस वक्त मैं टीवी चैनल के साथ काम कर रही थी 2018 के बाद, उसके बाद समझे 2020 तक मैंने किया है, 2013 से लेके 2020 तक मैंने टीवी चैनल के साथ काम किया, तब तक 2 करोड़ थे। ये तादाद कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यही है कि कोई गवर्नमेंट भी इस तरफ काम नहीं कर रही, और जाहिर है कि वो क्यों करेंगे। अगर लोग पढ़ लिख गए तो वो तो सवाल करने लगेंगे, लेकिन इनके अपने बच्चे तो कहीं भी बाहर बाहर कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो लोगों को इस तरह रखा गया है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद हम टीटीपी के जो अटैक्स है उन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ये टीटीपी के अटैक्स को कंट्रोल करना चाह रहे होते तो कब का हो गया होता। ये टीटीपी वही है ना जो हमने खुद बनाई है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अभी हमारे ही कंट्रोल में नहीं है, और जाहिर है कि इनको कहीं ना कहीं इसका भी फायदा ही होता है। ये कह देते हैं कि हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, तो हमें क्यों बोला जा रहा है कि हम टेररिज्म फैला रहे हैं। ये बात भी हम अपने हक में इस्तेमाल कर लेते हैं। भारत के साथ कई बार लोग कहते हैं कि भारत के साथ हम अपने टर्म्स ठीक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं भारत के साथ ट्रेड हो, भारत के साथ हम बड़े अच्छे पड़ोसी के तौर पर रहें। ऐसा सिर्फ कहा जाता है। हाँ, हम ट्रेड जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेड में हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत के बजाय अगर हम कहीं और से घुमा फिरा के वही सामान लेते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है। लेकिन भारत के साथ हम, हमारे लोग, यानी मैं आम पब्लिक की बात नहीं कर रही, आम पब्लिक तो चाहती है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो जाए, भारत के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा ना रहे। ये जो हर वक्त रहता है कि कभी वो अटैक कर रहे हैं तो कभी हम अटैक करने वाले हो रहे हैं, ये सब कुछ ना रहे। लेकिन जिन लोगों के हाथ में पावर होती है वो ऐसा नहीं चाहते, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक हो। इसीलिए हमने देखा कि कई बार जब ऐसा लगता है कि टर्म्स कुछ ठीक होने की तरफ जाने लगे तो उसी वक्त कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाती है जिससे कि वो टर्म्स दोबारा से खराब हो जाते हैं। क्योंकि भारत के साथ लड़ाई झगड़े में, भारत के साथ दुश्मनी में हमारे लोगों का फायदा है। सबसे पहले तो हमें ये जस्टिफाई करने को मिल जाता है कि आखिर हमने पाकिस्तान बनाया क्यों। अभी भी वहां पर जो है वो पाकिस्तान में जितने मुसलमान है उससे ज्यादा मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो ये कहना कि जी हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, हमारे कहीं ना कहीं वो गलत गलत साबित होने लगता है। लेकिन उसके बाद हम बताते हैं कि ये देखिए कि मुसलमानों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, और ये देखिए हमारे ऊपर क्या अटैक कर रहे हैं। बार बार कश्मीर 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 हम करते रहते हैं, और उसकी भी एक रीजन यही है कि हमें कश्मीर के नाम पर भारत के साथ एक लड़ाई झगड़ा रखना है। वरना अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। अगर तो यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि वही पैसा जो हम डिफेंस में लगा रहे हैं, हम कभी मिसाइल बना रहे हैं, हम कभी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, हम कभी यहाँ से हथियार खरीद रहे हैं तो कभी वहां से उधार ले रहे हैं, वो तमाम चीजें रुक जाएंगी और वही पैसा कहा जाएगा कि अब लोगों की डेवलपमेंट पे लगाओ। इसलिए कि ये तो लोगों को परेशान रखना चाहते हैं। इनको लगता है अरे तुम रोटी मांग रहे हो, तुम एजुकेशन मांग रहे हो, वो देखो भारत हम पे अटैक कर रहा है, तो हमें हथियार खरीदने हैं या फिर हमें जो है वो आपके लिए रोटी कपड़ा और मकान का बंदोबस्त करना है। ये बातें जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो जाती हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान के टर्म्स कभी सही नहीं होंगे। इसलिए कि भारत और पाकिस्तान के टर्म्स जिस दिन सही हो गए उस दिन बहुत से लोगों का बिजनेस, बहुत से लोगों का कारोबार, बहुत से लोगों की दुकानों पे लग जाएगा ताला। लेकिन जाहिर है कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ करके भारत के साथ हमारे टर्म्स खराब ही रहेंगे। अब एक और हमें चीज मिल गई है, या एक कंट्री और मिल गई है, और वो है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान एक तरह से तो इस्लामिक कंट्री है, जिसको के हमारे ही लोग कहते हैं कि जी तालिबान की गवर्नमेंट आए, हमारे लोगों का ख्याल है कि हम और अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्रीज हैं और दोनों में बड़ा प्यार होना चाहिए, दोनों कंट्रीज में बड़ा एक दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बार बार अगर कोई और नहीं तो टीटीपी के अटैक्स जो है उसी को लेकर हमारी टेंशन बनी रहती है। टीटीपी के अटैक्स मुसलसल चल रहे हैं, वो हमारे काबू में नहीं आ रहे हैं, और यहाँ भी एक तरह से जो पैसा हमारे लोगों पे लगना चाहिए, डेवलपमेंट पे लगना चाहिए, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, कोई रोड बन जानी चाहिए, कोई हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, उसके बजाय वो पैसा जो है वो हथियारों में इस्तेमाल हो रहा है। वही पैसा जो है वो टीटीपी से लड़ने में खर्च हो रहा है। और फिर कहा यही जाता है कि देखिए जी, अगर सिक्योरिटी होगी तो हम इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किन लोगों की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं? ये लोग जो कि बेचारे कभी फ्लड में बह जाते हैं, तो कभी इनके ऊपर जो है आप देखते हैं कि किस किस तरह की मुसीबतें आती हैं। इन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों को ये तक नहीं है कि एक कह लीजिए रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर तक इन लोगों को नहीं दिया जाता, और फ्लड में लोग बह जाते हैं, कभी अर्थक्वेक में लोग मर जाते हैं, कभी बिल्डिंग गिर जाती है और उसके नीचे दब के लोग मर जाते हैं। ये पाकिस्तान में रोज की कहानी है, लोग होती पहले भी थी। लोग कहते हैं कि ये सब कुछ पहले भी होता था, लेकिन तब शायद इंटरनेशनली जो है वो न्यूज इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, या कह लीजिए इंटरनेट नहीं था, तो इस वजह से ये खबरें जो है लोगों के कानों तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब ये खबरें लोगों के कानों तक पहुंच जाती हैं, वरना होता तो ये सब कुछ पहले भी था। अब इसी वजह से कई लोग जो हैं जिनके हाथ में पावर है, वो इंटरनेट से और वो सोशल मीडिया से बहुत तंग है, और कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलती है। तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पे सच्ची न्यूज चलती है? कोई मुझे बताएगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आजकल पाकिस्तान के न्यूज चलती हैं वो कहां तक सच होती हैं और कहां तक सही होती हैं? क्या ये आप बता सकेंगे? क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसे फुली कंट्रोल किया जाता है, क्या वहां पर कोई फेक न्यूज नहीं आई? क्या वहां पर आपने कोई गलत खबर नहीं देखी? तो फिर सोशल मीडिया को ही इल्जाम क्यों दिया जाता है? वैसे भी लोग अब इतने समझदार हो गए मेरे ख्याल से कि उनको पता लग जाता है कि कहां पर गलत चल रहा है और कहां पे सही है। यही वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर व्यूअरशिप कम होती चली जा रही है। जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के आपको जर्नलिस्ट या एंकर्स या टीवी पे जो काम करते हैं वो लोग नजर आते हैं, सबके सब ने यूट्यूब चैनल ही बना लिया, इसलिए कि उनको पता है कि वहां तो हमें बोलने दिया नहीं जाएगा, बोलेंगे भी तो नौकरी से जाएंगे या फिर सेंसर कर दिया जाएगा। तो इस किस्म की चीजें जब पाकिस्तान में चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई किस्म की दोस्ती यारी या इस किस्म की बात हम चाह रहे हैं? नहीं, हम नहीं चाह रहे। और उसकी रीजन यही है कि बहुत से लोगों की, जैसे मैंने कहा, दुकानें बंद हो जाएंगी। वरना होना तो ये चाहिए कि कोई उल्टी सीधी बात करे तो उसको अरेस्ट कर लिया जाए या उसको रोका जाए, कम से कम उससे समझाया जाए कि ऐसी बातें ना करें। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर ही जैद हामिद साहब जो हैं वो गजवा हिंद की बात करते हैं। जैद हामिद साहब कहते हैं जी हम गजवा हिंद करेंगे और हम वहां पर दिल्ली में जो है अपने यहाँ का परचम पाकिस्तान का लगा देंगे, और उसके बाद कई बार उन्होंने ये भी कहा कि पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे, और न जाने क्या कुछ वो बोलते रहते हैं। उनकी जो वीडियोस होती हैं या उनके क्लिप्स जो होते हैं वो काफी वायरल होते हैं, लेकिन उनको रोका नहीं जाता। अब अगर यही बात उठकर अफगानिस्तान के लोग कह दें, ईरान के लोग कह दें, हिंदुस्तान के लोग कह दें, या चाइना कह दें, या कोई भी जिसके हमारे साथ जिसका भी बॉर्डर लगता है, अगर वो यही बात पाकिस्तान के बारे में कहे कि जी हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अभी कहा था ना कुछ दिन पहले अफगानिस्तान की तरफ से जब ये बातें की गई थी कि जी उन्होंने तो वहां केपीके के जो बॉर्डर है पाक अफगान बॉर्डर से लेकर, और उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद की मारगला हिल्स तक जो है अफगानिस्तान के लोगों ने क्लेम कर दिया था कि वो हिस्सा हमारा है, हम ले लेंगे। तो क्या उधम मच गया था, क्या शोर शराबा शुरू हो गया था, और कहा जा रहा था जी ऐसे कैसे कह दिया। आप किसी कंट्री के बारे में उठकर कुछ भी कह देंगे कि हम वहां पे कब्जा कर लेंगे, हम वहां पे परचम लहरा देंगे, हम गजवा हिंद करेंगे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, हर वक्त यही बताना कि जी दूसरा हमारा दुश्मन है और हम बड़े सुपीरियर हैं, हमसे तो अजीम कोई पैदा हुआ ही नहीं है, हम तो बहुत ही जबरदस्त लोग हैं और वो लोग जो हैं वो खराब है।
ये बार बार हम हर जगह कहते फिरते हैं, और वैसे अफगानिस्तान और ईरान के बारे में हम इतने खुल्लम खुल्ला कह नहीं पाते, क्योंकि ज़ाहिर इस्लामिक कंट्री, और ईरान का तो आपको वैसे ही पता है, ईरान तो किसी की सुनता ही नहीं है। ईरान के बारे में अगर हमने जरा भी चूं चां की तो वह तो आके कान के नीचे दो लगा के चला जाएगा। अफगानिस्तान पहले ही लगा रहा है, लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रहा या कंट्रोल किया नहीं जा रहा। यकीनन ये वो बातें हैं जो कि बहुत से लोगों को इस वक्त बहुत बुरी लग रही होंगी, और मैं जानती हूँ कि अभी मुझे बुरा भला भी कहा जाएगा, तरह तरह की गालियां भी दी जाएंगी, ये भी कहा जाएगा कि चैनल को रोक दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। लेकिन बात सारी ये है कि हम हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म का अमन कभी नहीं करेंगे, और उसका रीजन यही है कि अगर अमन हो गया तो वही पैसा जो है पब्लिक कहेगी कि बस अब बस करो ना, कितने मिसाइल बनाओगे और किसके लिए मिसाइल बना रहे हो। अब अमन हो गया है, भारत के साथ दोस्ती हो गई है, ट्रेड शुरू हो गई है, आना जाना शुरू हो गया, या कोई इस तरह के नॉर्मल कंट्रीज जैसे रहती हैं वो हालात हो गए, तो कहा यही जाएगा कि बस अब जो पैसा डिफेंस में लग रहा है वो पैसा लोगों के ऊपर लगाइए, एजुकेशन पे लगाइए, उनकी हेल्थ सेक्टर में लगाइए। लेकिन ऐसा तो इन्होंने करना नहीं है। ऐसा अगर कर लिया तो जैसा मैंने आपसे कहा कि लोग सोचने लगेंगे, लोग बात करने लगेंगे। जितनी भी सिविलाइज्ड कंट्रीज जो हैं, अगर आप उनको देखें, जहां पर एजुकेशन का लेवल अच्छा है, जहां पर हेल्थ सेक्टर जो है वो अच्छा काम कर रहा है, जहां के लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं बीमार पड़ गया तो मेरा क्या होगा, और मेरा घर बिक जाएगा, मेरी गाड़ी बिक जाएगी, मेरा इलाज कैसे होगा, या ये फिक्र नहीं है कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं उनको जो है सोशल सिक्योरिटी उनकी कंट्रीज ने दे रखी है। आप अगर उनको देखें तो वो बात करते हैं, वो हर चीज पे बोलते हैं, उनका दिमाग काम करता है। अब उनकी अपने वो चॉइस है कि वो किसी चीज को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, लेकिन वो लोग बात करते हैं। पाकिस्तान में लोग बात नहीं करते, बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान में लोग बाहर निकले, लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो तादाद वो नहीं होती जो होनी चाहिए। उसकी रीजन यही है कि लोग सुबह से रात तक अपने 2 वक्त की रोटी के चक्कर में भाग दौड़ करते रहते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को इस काबिल छोड़ा ही नहीं है कि उनको 2 वक्त की रोटी जो है वो बगैर जो है परेशान हुए मिल जाए। वो किसी वक्त मुस्कुरा कर, किसी वक्त खुश होकर और अच्छे से जो है वो जी सके कि हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी आ रही है, एजुकेशन भी मिल रही है, और एजुकेशन भी सही मिल रही है। वो मदरसा छाप एजुकेशन नहीं, जिसमें बार बार यही बताया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग-अलग कौमें हैं, हम साथ नहीं रह सकते, और जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएंगे, चाहे कोई नॉन मुस्लिम कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी अच्छा हो वो, और वो जी दोज़ख में जाएगा। और हमारे मुसलमान चाहे वो कितने बड़े कमीने ना हो, कुछ भी गलत काम करते हो, वो जन्नत में जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। और ये चूरन बेच बेच कर हमने आज पाकिस्तान की ये हालत कर ली है, या कहिए कि ये हालत हमें सूट करती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर लोगों के पेट में अनाज चला गया, अगर लोगों के पेट भरे हुए, खाना वाना उनको मिल गया, एजुकेशन मिल गई, और काम काज भी अगर नौकरियां वोकरियां मिल गई, और ये जो खौफनाक तरीके से जो हम पॉपुलेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं, अगर ये भी कंट्रोल में आ गई तो यकीनन लोगों के दिमाग जो है वो काम करना शुरू कर देंगे। वो पूछेंगे कि जी आप ये बताइए कि ये जो पोस्ट आपने अपने आप को खुद को दे दी है वो आपने क्यों दी है। आप ये बताइए कि अगर आप कहीं के मिनिस्टर, कहीं के एडवाइजर या किसी भी पोस्ट पर अगर आप बैठे हैं तो आप किस लिए बैठे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने क्या काम किया है जो आप यहाँ पे बैठे हैं। ये तमाम सवाल लोग करने लगेंगे, लोग पूछने लगेंगे कि हमने डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो जंगे की हैं, सिर्फ भारत की बात नहीं है, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात क्यों खराब हैं, साउथ वजीरिस्तान में आखिर क्या हो रहा है। लोग ये सवाल उठाएंगे कि आखिर बलूचिस्तान के लोग नाराज क्यों हैं, आखिर वहां पे जो मिसिंग पर्संस का इशू चल रहा है वो सॉल्व क्यों नहीं किया जाता। वो कौन लोग हैं जो बलूचिस्तान से लोगों को उठाकर ले जाते हैं, वो कौन लोग हैं जो उन लोगों को किडनैप करके ले जाते हैं और मिसिंग पर्संस में डाल देते हैं। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है बलूचिस्तान में। सी पैक कब कंप्लीट होगा, उसका जो इतना पैसा लग चुका है उसमें तो 4 सी पैक बन सकते थे, एक भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसका क्या रीजन है। आसिम सलीम बाजवा किधर है, आसिम सलीम बाजवा वही पिज्जा वाले भाईजान, वो किधर गए और उन्होंने इतना पैसा कहां से बनाया जिससे उन्होंने 100 से ऊपर अपनी पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली। बाकी लोगों के भी, लोगों को अच्छे से नाम याद है लेकिन लोग बोलते नहीं है, वो भी बोलेंगे
اور پوچھیں گے کہ بتائیے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے کہ انہوں نے ادھر ہاؤسنگ اسکیم بنا لی تو انہوں نے پی آئی اے خرید لی، تو کبھی انہوں نے آئرلینڈ خرید لیا ہے آسٹریلیا میں جا کر، تو کبھی انہوں نے کارنر کے پلاٹ لے لیے، تو کبھی کینیڈا، کبھی امریکہ، اور ہر جگہ پہ ان کی پراپرٹیز ہیں۔ تو بتائیے کہ صرف یہ 5,000 فیملیز جو ہیں یہ خوشحال کیوں ہیں اور باقی پورا پاکستان جو ہے وہ مصیبت میں کیوں ہے؟ یہ باتیں لوگ کرنے لگیں گے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی نہ تو افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے والے اور نہ بھارت کے ساتھ کرنے والے تعلقات صحیح، اس لیے کہ اگر یہ سب ہو گئے تو یہ جو بیچ میں ان کا گھٹالا چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر لوگ بات کرنے لگیں گے، اس کے اوپر لوگ پوچھنے لگیں گے، اور ظاہر ہے کہ لوگ کھائیں پیئیں گے تو ان کے دماغ بھی کھلیں گے۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اگر کھانا نہ ملے کسی کو کافی دیر تک تو اس کو تو دماغ اس طریقے سے کام نہیں فنکشن نہیں کرتا جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے، تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو پریشانی میں رکھیں گے، لوگوں کے کھانے کے لیے نہیں ہوگا، لوگوں کی ہیلتھ سیکٹر میں پرابلم ہوگی، بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، جاب نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر ہے وہ اسی بھاگ دوڑ میں لگے رہیں گے۔ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سا گھٹالا کر کے بھاگ رہے ہیں، یہ کہاں کہاں پہ جا کر اور غائب ہو جاتے ہیں یا پھر کسی اور کنٹری میں بھاگ جاتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھنے کا پبلک کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ہندوستان بھی ہمارے ساتھ نارمل کنٹریز کی طرح ہم ہندوستان کے ساتھ رہنے لگے اور اسی طریقے سے باقی کنٹریز کے ساتھ بھی ہمارے ٹرمز بہتر ہو گئے، جگہ جگہ ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ ہماری کنٹری خود کھانے کمانے کے قابل ہو جائے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ کہیں تو کسی نمبر پہ تو آئے لسٹ میں، جہاں پہ کہ لسٹ دی جاتی ہے کہ جی کوئی 4تھ نمبر پہ ہے تو کوئی 5th نمبر پہ ہے، ہم تو اس لسٹ میں ہی نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس لسٹ میں آ گئے تو ہمارے لوگ سوال کریں گے، سوال ابھی بھی کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے لوگ سوال نہیں کر رہے، بہت ہمت ہے ان لوگوں کی جو اس وقت بھی پاکستان میں بیٹھ کر اور ہماری اتھارٹیز سے اور ہماری گورنمنٹ سے اور ہمارے ان لوگوں سے جو کہ ملک کو چلاتے ہیں، یا ملک کا بیڑا غرق کرنا زیادہ بہتر ہے کہنا چاہیے، ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ان سے آج بھی سوال کر رہے ہیں، لیکن پھر لوگ بڑھ جائیں گے، عام پبلک بھی چاہے وہ میڈیا کے ہوں نہ ہو وہ بھی سوال اٹھانا شروع کر دیں گے، پھر یہ کہاں جائیں گے؟ اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ٹینشن بنی رہے، کبھی کہ بھارت حملہ کرنے والا ہے، کبھی کہ ٹی ٹی پی آ گئی، کبھی بی ایل اے نے کچھ کر دیا، اور کبھی سندھ میں کچھ ہو رہا ہے، یہی سب کچھ چلتا رہتا ہے، اور پھر ایک ایک کر کے یہ کبھی ریٹائر ہو جاتے ہیں اور کبھی اپنی کہہ لیجیے گورنمنٹ ان کی گر جاتی ہے، چلے جاتے ہیں، اور جو گورنمنٹ بنانے والے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی نہ کبھی ریٹائر ہو کر اور اس کے بعد ایک ایک دو دو کر کے یہ کنٹری سے باہر چلے جاتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے جیسے لوگ رہ جاتے ہیں جو گھوم پھر کر بار بار بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی صحیح ہو جائیے، سدھر جائیے، آپ کی دنیا میں کہیں عزت نہیں رہ گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے عزت ان کو اتنی میٹر نہیں کرتی، اس لیے کہ پیسہ اتنا بنا لیا ہوتا ہے اتنی دیر میں کہ جس کے بعد عزت ہے یا نہیں ہے، وہ جی عزت گئی چولہے میں، عزت گئی بھاڑ میں، تو وہ والی بات شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال جب تک بول سکیں گے بولیں گے، اور کیا پتا کہ کبھی اوپر والے کو رحم آ جائے اور پاکستان میں بھی کوئی ایسا لیڈر، پاکستان میں بھی کوئی ایسی پرسنالٹی نکل آئے جو پاکستان کے بارے میں سوچے، جو پاکستان کو تھوڑا سا بہتر بنائے، اور پاکستان کے لوگوں کی جو ہے وہ یہ جو کہہ لیجیے پاکستان ایک بہت بڑی سی مجھے جیل لگتی ہے جس میں سے لوگ ہر وقت بھاگنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سال بھی پاکستان سے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دوسری کنٹریز میں شفٹ ہو چکے ہیں، یہاں سے چلے گئے ہیں، یعنی کہ پاکستان اب ایک ایسی کھلی ہوئی یا کہہ لیجیے ایک بہت بڑی سی جیل کی شکل اختیار کر چکا ہے، ایک بہت بڑی جیل آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کو، جہاں پر لوگ جہاں سے بھاگنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر وقت کوشش کرتے ہیں کیسے یہاں سے نکل جائیں۔ یہ پاکستان بنایا تھا 1947 میں ہمارے لوگوں نے کہ یہاں پہ رہنے کو کوئی تیار نہیں ہے اور اس کو کسی جیل کے قیدیوں کی طرح یہاں پہ زندگی ہے، کبھی بھی کوئی پکڑ لے گا، کبھی بھی کوئی مار دے گا، کبھی بھی کچھ کر دیں گے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے نکل جانے میں ہی بہتری ہے۔ افسوس کہ 78 ایئرز کے بعد ہم لوگوں کو یہ پاکستان کی شکل دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یقیناً جن لوگوں نے بنایا ہوگا اگر واقعی میں کوئی آتما ہے اور کوئی روح ہے اور ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے تو یقیناً وہ بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، اور میرے دادا بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ صحیح کہتی ہے، وٹ لگا دی دادا جی۔ پھر ملیں گے۔